अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल वीडियो की सीरीज़ की तीसरी वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के हवाले से। दोस्तों, हमारी जो पहली वीडियो थी कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ की, उसमें हमने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में। 1947 से लेकर 1973 तक कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जितनी भी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, उसके हवाले से हमने आपको बताया था। और जो दूसरी वीडियो थी, उसमें हमने आपको सेलियन फीचर्स के बारे में बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, उसकी जो नुमायाँ खसूसियात हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको फंडामेंटल राइट्स के हवाले से बताएंगे कि फ़ंडामेंटल राइट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बुनियादी हकूक़ हैं तमाम हर शहरी के, वो कौन कौन से हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल के आइकॉन को क्लिक कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के हवाले से कि फ़ंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है। फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये है कि वो बुनियादी हकूक़ जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है और उनकी फराहमी यकीनी बनाता है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है मुल्क का, वो तब मुकम्मल होता है, जामिया होता है, जब उसमें फ़ंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको शामिल किया जाता है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन में फ़ंडामेंटल राइट्स को शामिल नहीं किया जाता, वो कॉन्स्टिट्यूशन एक मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करार दिया जाता। जैसे 1787 में अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया, तो उसमें फ़ंडामेंटल राइट्स को शामिल नहीं किया गया था। तो वह उसमें बाद में अमेंडमेंट्स करके फ़ंडामेंटल राइट्स को ऐड किया गया, क्योंकि फ़ंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को एक मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसमें भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको शामिल किया गया और इनको प्रॉपर लिख दिया गया कि आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 तक ये फंडामेंटल राइट्स हैं जो हर शहरी को दिए जाएंगे और इनकी फराहमी को मुकम्मल यकीनी बनाया जाएगा। अब देखते हैं आर्टिकल 8 क्या कहता है। आर्टिकल 8 ये कहता है कि कोई भी जो कानून बनता है मुल्क के अंदर, वो इस तरह का नहीं बनेगा जो फंडामेंटल राइट्स से मुतराद हो। अगर कोई भी इस तरह का कानून बनता है मुल्क में तो वो वाइड होगा, वो बिल्कुल ही गलत होगा, वो मुल्क में राइज नहीं हो सकेगा, लागू नहीं हो सकेगा। इसके बाद आर्टिकल 9 ये कहता है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, यानी हर शहरी का ये राइट है कि उसको मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम की जाए, उसको ज़िंदगी के हवाले से और उसकी आज़ादी के हवाले से उसको मुकम्मल जो है वो सिक्योर किया जाए, उसको सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। आर्टिकल 10 ये कहता है सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी किसी भी शख्स को जब गिरफ़्तार किया जाता है तो उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना होता है। और आर्टिकल 10A ये कहता है कि राइट टू फेयर ट्रायल, यानी हर शहरी का ये बुनियादी हकूक़ है, जब उस पर कोई किसी भी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज होता है और उसका ट्रायल चलता है तो उस ट्रायल में उसको फेयर जो ट्रायल का जो राइट है वो दिया जाए। यानी जितना भी उसके जो राइट्स हैं ट्रायल के हवाले से, उसमें किसी भी किस्म की उसके साथ ज़्यादती ना की जाए और किसी भी किस्म का उसमें जो बाइसनेस है वो ना शो की जाए, और फेयरली उसका ट्रायल चला के उसको, अगर उसमें उसको सज़ा होनी है तो सज़ा हो जाए और अगर उसमें बरी होता है तो वो बरी हो जाए। आर्टिकल 11 ये कहता है स्लेवरी फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड, यानी किसी भी शख्स को गुलाम नहीं बनाया जा सकता और ना ही ज़बरदस्ती उससे कोई मजदूरी करवाई जा सकती है, उससे लेबर करवाई जा सकती है। आर्टिकल 12 ये कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, यानी किसी भी शख्स को उस काम की सज़ा नहीं दी जा सकती जो उसने उस वक्त में किया था जब वो काम करना जुर्म नहीं था, और कुछ अर्सा के बाद जब कानून साजी हो जाती है, कानून साजी में ये जो काम उस शख्स ने किया था वो जुर्म हो गया, तो उस शख्स को उस काम की सज़ा नहीं दी जाएगी। बल्कि कानून ये कहता है कि जब कोई कानून बनता है तो उससे पहले जितने भी जो काम हुए होते हैं उन शख्स को या उन अफराद को उस काम की सज़ा नहीं दी जाती, लेकिन जब कानून लागू होता है उसके बाद अगर कोई शख्स इस तरह का कोई काम करता है जो जुर्म हो गया है इस कानून साजी के अंदर, तो उसको सज़ा दी जाएगी। लेकिन जिस बंदे ने उस कानून साजी से पहले कोई काम इस तरह का किया था उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। ये कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी किसी भी शख्स को 2 बार किसी भी मुकदमे में सज़ा नहीं दी जा सकती, और ना ही जब किसी का जो ट्रायल है, जो मुकदमा है, उसका जो ट्रायल है वो कंप्लीट हो गया हो और दोबारा से उसका ट्रायल जो है वो नहीं चलाया जा सकता, और ना ही किसी शख्स को मजबूर किया जा सकता है कि वो अपने खिलाफ जो गवाही है वो दे। आर्टिकल 14 ये कहता है इनवाइबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, यानी हर शहरी का ये हक है कि उसकी जो प्राइवेसी है, चादर चारदीवारी का जो तकद्दस है उसको पामाल ना किया जाए, उसकी जो प्राइवेसी है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए और उसकी इज़्ज़त और वक़ार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, और ना ही किसी शख्स को
महज सबूत हासिल करने के लिए उस पर तशद्दुद किया जा सकता है। आर्टिकल 15 ये कहता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी हर शख्स का ये बुनियादी हक है कि वो मुल्क में कहीं भी जाए, चाहे वो आर्जी तौर पर जाए या मुस्तकिल तौर पर या कुछ अर्सा के लिए वहाँ पे सेटल हो जाए, तो कोई भी उसको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर मुफादे आमा के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हुकूमत ने वहाँ पर किसी एक मखसूस जगह पे जाना मना किया गया है, तो वहाँ पे जो कोई भी शख्स है उसका जो ये राइट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, उसको सल्व कर लिया जाएगा। वहाँ पे वो बंदा नहीं जा सकता क्योंकि मुफादे आमा के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट ने जाना मना किया गया है। आर्टिकल 16 ये कहता है फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी कोई भी शख्स कहीं भी मुल्क में बग़ैर असले के कोई जलसा है वो मुनक्कद कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ ये मेंशन कर दी गई कि अगर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए कानून में कुछ जो पैरामीटर्स हैं वो मुतय्यन किए हैं, तो उनका जो ख्याल रखना है वो ज़रूरी है। उनका ख्याल रखते हुए आप जो जलसा है वो कर सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 ये कहता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी हर शहरी का ये हक है कि वो यूनियन बना सकता है या कोई भी एसोसिएशन जो है वो बना सकता है, लेकिन कानून के जो दायरा कार है उसके अंदर रहते हुए, कानून के दायरा कार में रहते हुए वो कोई भी यूनियन भी बना सकता है और कोई भी एसोसिएशन जो है वो बना सकता है। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 18 है। आर्टिकल 18 ये कहता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी किसी भी शख्स को बाज नहीं किया जा सकता। हर शहरी का ये बुनियादी हक है कि वो कोई भी की जो प्रोफेशन है उसमें नौकरी करे और यहाँ कोई भी जो कानूनी बिज़नेस है, कारोबार है, वो अडॉप्ट करे, उसको रन करे मुल्क के अंदर रहते हुए, मुल्क के जो कवानीन है उसको मद्देनज़र रखते हुए। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 ये कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 हर शहरी को बोलने का राइट देता है कि वो कोई भी जो स्पीच करे, प्रेस करे। लेकिन जो कानून इस आर्टिकल में ये चीज़ें लिख दी गई कि वो शख्स इस्लाम के ख़िलाफ़, सिक्योरिटी एंड डिफेंस के ख़िलाफ़ या उन ममालिक के ख़िलाफ़ जिन ममालिक के साथ मुल्क के दोस्ताना ताल्लुकात हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं बोल सकता। इसके बाद जो आर्टिकल है आर्टिकल 19A है। आर्टिकल 19A में ये कहा गया है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी हर शहरी का ये बुनियादी हक है कि वो पब्लिक से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उन तक रसाई हासिल करे, उनके बारे में मालूमात हासिल करे। कोई भी अदारा किसी भी शहरी को वो इंफॉर्मेशन देने से मना नहीं कर सकता। हर शहरी का ये राइट है कि वो ये तमाम मालूमात हासिल कर सकता है। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 ये कहता है फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी हर शहरी का ये बुनियादी हक है, बुनियादी राइट है कि वो अपने रिलीजन्स को प्रोफेस करे और उसकी तब्लीग करे। उसको नहीं रोका जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 उसको ये राइट देता है कि वो अपने रिलीजन्स के जो मतलब जो है वो तब्लीग कर सकता है, उससे रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मैनेज कर सकता है। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 ये कहता है सेफगार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर द पर्पज़ ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन्स, यानी हर वो शहरी जो गैर मुस्लिम है उसके लिए कंपल्सरी नहीं है कि वो ज़कात दे, क्योंकि ज़कात का जो निज़ाम है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। इस्लाम में जो ज़कात का निज़ाम है वो मुतय्यन किया गया है और इस्लाम हमें ज़कात देने का कहता है, लेकिन जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए कंपल्सरी नहीं है, उनसे ज़बरदस्ती ज़कात जो है वो नहीं ली जा सकती। लेकिन उशर का जो तरीक़ाकार है जो उनके मज़हब में भी बयान किया गया है, उस तरीक़ाकार के हवाले से उनसे उशर जो है वो लिया जा सकता है, उशर वो दे सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उनसे ज़कात का जो मुतालबा है वो नहीं किया जा सकता, ना ही उनसे ज़बरदस्ती ज़कात ली जा सकती है। इसके बाद आर्टिकल 22 है। आर्टिकल 22 ये कहता है सेफगार्ड एज टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, यानी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मजहबी कम्युनिटीज़ हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो फ़िरके हैं, वो अपने बच्चों को अपने मज़हब के हवाले से जो तालीम है वो दे सकते हैं। और अगर वो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, उनको तालीम देने के लिए, तो उनको ये राइट है कि वो अपना जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो बना सकते हैं। उनको बाज़ जो है उनको मना नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 ये कहता है प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी, यानी हर शहरी का ये बुनियादी राइट है कि वो प्रॉपर्टी रख सकता है, प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकता है और कुछ अर्सा के बाद उसको सेल भी कर सकता है। किसी भी शख्स को परचेज़ करने से या सेल करने से या किसी भी प्रॉपर्टी को रखने से बाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है जी आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, यानी किसी भी शख्स को उसकी ज़मीन से महरूम नहीं किया जा सकता, लेकिन जो अदालत है, अगर अदालत चाहे तो वो उस शख्स से
वो जो वो प्रॉपर्टी है वो ले सकती है, लेकिन वो सर्टन रीजंस हैं जिसकी वजह से जो अदालत है वो उस शख्स से प्रॉपर्टी ले सकती है। वो डिस्प्यूट डिफरेंट किस्म के होते हैं जो अदालत में चलते हैं ओनरशिप के हवाले से। तो तब कोई भी जो अदालत है वो शख्स से उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ले सकती है। लेकिन उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन हर शहरी को ये राइट देता है, हर शहरी का ये जो राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये इसको प्रोटेक्ट करता है और उसको किसी भी शख्स को बाज़ करता है कि वो जिस शख्स को उसकी प्रॉपर्टी से महरूम ना करे। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 ये कहता है इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न, यानी कानून की नज़र में तमाम शहरी जो हैं वो बराबर हैं। किसी भी शख्स को महज रंग, नस्ल, कास्ट या मज़हब की बिना पर कोई बढ़तरी हासिल नहीं है। तमाम जो शहरी हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं या जो अक्सरियत में हैं मुल्क के अंदर, वो तमाम जो कानून की नज़र में बराबर हैं। किसी भी शख्स को किसी भी तरह की कोई बढ़तरी हासिल नहीं होती। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 25 ये है। आर्टिकल 25 ये कहता है राइट टू एजुकेशन, यानी हर शहरी का ये राइट है कि उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, वो एजुकेशन हासिल करे। और स्टेट का ये फ़र्ज़ है कि वो 6 साल से लेकर 16 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को फ्री एजुकेशन दे। जो भी कानूनी तरीक़ाकार बताया गया है उसको मद्देनज़र रखते हुए 6 साल से लेकर 16 साल तक के तमाम बच्चों को फ्री एजुकेशन जो है वो मुहैया करना स्टेट का फ़र्ज़ है। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 26 है। आर्टिकल 26 ये कहता है राइट टू एक्सेस पब्लिक प्लेसेस, यानी हर शहरी का ये बुनियादी राइट है, ये बुनियादी जो हक़ है कि वो तमाम जो पब्लिक मकामात हैं वहाँ तक जा सकता है। कोई भी शख्स उसको वहाँ पे जाने से रोक नहीं सकता। इसके बाद आर्टिकल आता है जी 27। आर्टिकल 27 ये कहता है सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस, यानी किसी भी शख्स को महज उसकी काबिलियत की बिना पर उसकी जो जॉब है उसको वो दी जाएगी या मुलाजमत दी जाएगी। महज किसी को रंग, नस्ल या मज़हब की बिना पर प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। हर शख्स जो काबिल है उसको उसकी काबिलियत के लिहाज से उसको जो जॉब है, ये नौकरी है वो दी जाएगी। यानी कोई भी जो सर्विस है उसको उसकी काबिलियत के लिहाज से ही दी जाएगी। महज रंग, नस्ल, रिहाइश, ज़ात पात को मुलहज़ ख़ातर रखते हुए उसको वो सर्विस जो है वो नहीं दी जाएगी। इसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 28 है। आर्टिकल 28 ये कहता है प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। इस आर्टिकल में ये कहा गया कि मुल्क की जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं, जो दूसरी ज़ुबानें हैं जैसे पंजाबी, सिंधी, बलोची वगैरह हैं, उनका भी जो तहफ़्फ़ुज़ है वो किया जाएगा और उनके जो त्यौहार हैं, उनकी जो रसूमात हैं, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। और अगर वो अपने कल्चर या ज़ुबान को प्रमोट करने के लिए कोई अदारा बनाना चाहते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, तो उसको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना जो स्टेट है उसकी ज़िम्मेदारी होगी। यानी स्टेट जो है वो तमाम जो फंडामेंटल राइट्स हैं हर शहरी के, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, चाहे वो ज़ुबान से रिलेटेड हैं, चाहे वो फ्रीडम से रिलेटेड हैं, चाहे वो प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं। जितने भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं स्टेट उनको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम करती है। तो दोस्तों ये जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स हैं इनके हवाले से हर शहरी को इल्म होना चाहिए, क्योंकि ये तमाम जो आर्टिकल्स हैं ये हर इंडिविजुअल जो हर शहरी है उसके लिए बनाए गए थे। तो अगर आपको ये इन फंडामेंटल राइट्स का इल्म होगा तो आप बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है वो मुल्क के अंदर जो गुजार सकते हैं। अगर आपका कोई भी राइट इस तरह से इन्फ्रिंज होता है, कोई भी अदारा इन्फ्रिंज करता है या कोई भी इंडिविजुअल जो अदारा है, जो अदारे का जो फ़र्द है वो इन्फ्रिंज करता है, तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये मुख्तलिफ़ औक़ात में सस्पेंड भी किए जा सकते हैं स्टेट से कि जो मशीनरी है वो इसको सस्पेंड भी कर सकती है। वो सिचुएशन इस तरह से हो सकती है, कोई पेंडेमिक है, जैसे रिसेंटली कोरोना आया था तो जो कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का जो राइट था हर शहरी का वो सल्ब कर लिया गया था। तो यहाँ कोई वॉर शुरू हो जाती है तो वॉर में भी कर्फ्यू वगैरह की जो सिचुएशन है वो पैदा होती है। तो ये जो इस तरह के जो मामलात होते हैं, इन मामलात में जो स्टेट है वो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सल्ब कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं आपको अगले लेक्चर के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।